हेलो फ्रेंड्स। तो आज नया टॉपिक लेके आ गई हूँ मैं, जो कि है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, मतलब थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। सब ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। मतलब पहले पता नहीं था कि अर्थ बनी कैसे है, तो क्यूरियोसिटी थी सबको, तो सब ने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस कोई थ्योरी नहीं होती, ये मतलब इमेजिनरी होती है, किसी ने दे दी बस अपने हिसाब से सोच के, उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। तो हम पढ़ेंगे इसको, पहले इसके ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आरंभिक परिकल्पनाएं और आधुनिक परिकल्पनाएं। आरंभिक में वो आती है जो स्टार्टिंग में दी गई थी, शुरुआत में, और आधुनिक में जो अभी अभी नई नई, जिसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वो सब आती है। तो आरंभिक परिकल्पनाओं में इमैनुअल कांट की आती है वायवीय राशि परिकल्पना, जिसको गैसियस हाइपोथेसिस बोलते हैं, और लाप्लेस की आती है निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस। जेम्स जीन्स ने दी थी ज्वारीय परिकल्पना। ये सब हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक परिकल्पनाएं, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा जिसको माना जाता है वो है बिग बैंग थ्योरी। और जो ये आरंभिक परिकल्पनाएं हैं, ये तीनों ये हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन से रिलेटेड है, और हमारी अर्थ भी इसी का पार्ट है, तो इसको हम उसी के अंदर मान लेते हैं कि अर्थ के ओरिजिन की हाइपोथेसिस है ये। बट मेनली तो ये सोलर सिस्टम के ओरिजिन की थ्योरीज है, और जो बिग बैंग थ्योरी है वो हमारे पूरे यूनिवर्स के ओरिजिन की थ्योरी है, जिसको सबसे ज़्यादा माना जाता है प्रेजेंट टाइम पे। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और जो ये आरंभिक परिकल्पना होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक तारक परिकल्पनाएं और द्वितारक परिकल्पनाएं। मतलब यूनिफॉर्मिटेरियल या इवोल्यूशनरी, या कैटास्ट्रॉपिक, ये सब बोला जाता है इनको। एक तारक परिकल्पनाएं वो होती है जिससे हमारे प्लैनेट, मतलब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है सिर्फ एक तारे से, या सिर्फ एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी उसके बनने के लिए। जबकि द्वितारक परिकल्पना में कोई दो स्टार होते हैं, दो स्टार को माना जाता है, उनके कोलिजन से या उनके बीच कुछ रिएक्शन से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो इनको टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं हम, एक तारक परिकल्पनाएं और द्वितारक परिकल्पनाएं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आरंभिक परिकल्पनाएं, जिसमें सबसे पहले एक तारक परिकल्पना, और सबसे पहले है इमैनुअल कांट की परिकल्पना, जो कि सौर मंडल की उत्पत्ति से रिलेटेड है, सोलर सिस्टम से। तो सबसे पहले एक जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन दार्शनिक थे, इमैनुअल कांट। इन्होंने अपनी परिकल्पना दी, अपनी हाइपोथेसिस दी 1755 में। और इन्होंने अपनी जो परिकल्पना का बेस है उसको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत माना। उसी टाइम के आसपास की बात है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसकी भी खोज हो गई थी। तो उसी को इन्होंने अपना बेस माना, और जिस बुक के थ्रू इन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे अपनी परिकल्पना के बारे में, उस बुक का नाम है न्यूटन के सिद्धांतों पर आधारित ब्रह्मांड की यांत्रिक संरचना पर निबंध, या एसे ऑन मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूटन। ये उनकी बुक है। तो अब देखते हैं कि ये जो परिकल्पना है, ये जो हाइपोथेसिस उन्होंने दिए, उन्होंने जो इमेजिन करी, वो क्या बोलती है। तो इमैनुअल कांट ने बोला, उन्होंने इस बुक में बताया कि यूनिवर्स में पहले कुछ नहीं था, कुछ मैटर था जिसको प्रिमोर्डियल मैटर बोलते हैं, कठोर आद्य पदार्थ बोलते हैं। और उस टाइम पे गुरुत्वाकर्षण का फोर्स काम कर रहा था उस पर। गुरुत्वाकर्षण का फोर्स क्या बोलता है कि इस यूनिवर्स की हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब गुरुत्वाकर्षण का फोर्स लगा उन पर, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, तो उन्होंने एक दूसरे को आकर्षित किया, जिसकी वजह से टकराव हुआ। और जब
कोई भी चीज़ें टकराती है तो उनमें ताप उत्पन्न होता है। जैसे पहले टाइम पे क्या होता था, एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराया तो आग उत्पन्न हो गई, ताप उत्पन्न हो गया। वैसे ही जब ये टकराए तो ताप उत्पन्न हुआ। और जब किसी चीज़ में हीट उत्पन्न होती है तो वो जो पदार्थ होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे कोई सब्जी है, वो रखिए, ठंडी सब्जी है वो रखिए तो हमें उसकी इतनी खुशबू नहीं आती, पर जब वो गर्म रहती है तो हमें उसकी दूर से खुशबू आ जाती है, क्योंकि जो गर्म सब्जी होती है उसमें हीट लगती है। हीट की वजह से जो एयर में जो उसके पार्टिकल्स है उनकी स्पीड बढ़ जाती है, जिस वजह से ये सब होता है। तो वो जो पदार्थ थे यूनिवर्स में फैले हुए थे, उनकी भी स्पीड बढ़ी। धीरे धीरे वो जो पदार्थ थे वो विशाल विशाल गैस पिंड में परिवर्तित हो गए, एक जिसको नेबुला बोला जाता है। मतलब कि नेबुला मीन्स क्लाउड होता है, नेबुला मीन्स क्लाउड होता है। फिर आगे क्या होता है, ये जो नेबुला था ये अपने ऑर्बिट पे घूम रहा था, और इमैनुअल कांट के अनुसार जब ये नेबुला घूम रहा था तो इसकी साइज़ बढ़ रही थी, इसका आकार बढ़ रहा था, तो इसकी गति और ज़्यादा बढ़ रही थी। ऐसा इमैनुअल कांट का कहना है, जबकि ऐसा रियल में नहीं होता। और जब धीरे धीरे जब इसकी स्पीड बढ़ रही थी तो केंद्र प्रसारित बल ओरिजिनेटेड हो रहा था। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जैसे आपने एक रस्सी ली, उसके एक छोर पे आपने पत्थर बांध दिया और आपने इसको घुमाना स्टार्ट किया, तो जब आप घुमाओगे तो अब दो फोर्स फील करोगे, जिसको एक को तो सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं और एक को सेंट्रीपिटल बोलते हैं। मतलब एक को केंद्र प्रसारी बोलते हैं और एक को अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो वो दो फोर्स क्या है, आप फील करोगे कि वो पत्थर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और एक फोर्स आप फील करोगे एक अंदर की तरफ, जो आप अपने हाथ से घुमा रहे हो तो आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हो, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो जब वो नेबुला घूम रहा था तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से वो बाहर की साइड जा रही थी, उसका मटेरियल बाहर की साइड जा रहा था। एक मटेरियल अंदर की साइड आ रहा था और एक बाहर की साइड जा रहा था। तो जो बाहर की साइड जा रहा था उससे एक उभार बन गया उस पर, जो मिडिल में जो मतलब जो डायमीटर होता है उसका, नेबुला का जो डायमीटर था उसके बाहर एक उभार बन गया। इस उभार से छल्ले निकल गए और ये छल्ले फिर संगठित होकर कलेक्ट होकर प्लैनेट बन गए। और जो मूल नेबुला का केंद्रीय भाग था सेंटर में, वो सन बन गया। दो फोर्स काम कर रहे थे, एक अंदर की साइड जो फोर्स काम कर रहा था उससे सन बन गया, और बाहर की साइड जो फोर्स काम कर रहा था उससे प्लैनेट्स बन गए। और ये फोर्स प्लैनेट्स पे भी काम कर रहा था, जिसकी वजह से हमारे सैटेलाइट्स बन गई। और कई पुस्तकों में इसे न्यायिका परिकल्पना कहा जाता है, लेकिन इसमें अध्यय पदार्थों की परिकल्पना के कारण वायवीय राशि परिकल्पना कहना ही उचित है। ये एक फैक्ट है, इसको याद रख लेना। अब देखते, ये इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया था और क्रिटिक्स ने बोला कि कणों के टकराने से गति उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने बताया कि कोई भी कण आपस में टकराते तो उनमें हीट उत्पन्न हो सकती है, पर उनमें गति कैसे उत्पन्न हो सकती है। लेट जस्ट इमेजिन कि उनमें गति कैसे उत्पन्न हो सकती है। दूसरा रीज़न दिया कि कणों के टकराने से गति में निरंतर वृद्धि नहीं, जब गति उत्पन्न नहीं हो सकती तो निरंतर वृद्धि कैसे होगी। और थर्ड ये कि आकार बड़े होने से गति नहीं बढ़ती। ये भी सच नहीं है कि नेबुला का आकार बड़ा हो गया तो गति बढ़ेगी, ये भी गलत है। और सभी ग्रह एक ही दिशा में घूमते हैं, मतलब सभी ग्रह एक ही दिशा में नहीं घूमते। ऐसे उन्होंने जो हाइपोथेसिस दी थी इमैनुअल कांट ने, उसके अकॉर्डिंग तो वो घूम रही थी, तो वो नेबुला घूम रहा था तो उसी से प्लैनेट्स बने, तो
उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सारे प्लैनेट्स को भी एक ही डायरेक्शन में घूमना चाहिए था, पर कुछ प्लैनेट्स नहीं घूमते, जैसे यूरेनस, उसकी डायरेक्शन बाकी प्लैनेट से अलग है। और छल्लों से ग्रहों का बनना अव्यावहारिक। एक बार सोच के देखो कि वो जो रिंग बन गई थी वो उभार बन गया था, उससे छल्ले कैसे बने होंगे। तो मतलब इतने स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स नहीं थे जिसकी वजह से इस हाइपोथेसिस को अप्रूवल मिल सके। तो ये हाइपोथेसिस को इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता आज के टाइम पे। पर हम इनको इसलिए पढ़ते क्योंकि बेस तो यही थी ना, ये हमने पढ़ी, फिर किसी ने इसको गलत प्रूव किया, ऐसे करते करते आज प्रेजेंट टाइम तक बिग बैंग थ्योरी तक पहुँचे, इसको सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बेस रही है, तो इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लैप्लास की हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।